फिल्मों में अक्सर एक बहुत ही नाटकीय सीन होता है ना। मतलब खचाखच भरा कोर्ट है, कटघरे में सुनवाई चल रही है और तभी अचानक एक वकील हाफता हुआ भागता हुआ आता है कि जज साहब मुख्य आरोपी की मौत हो गई है। हाँ, और फिर जज साहब अपना चश्मा उतारते हैं, हथौड़ा मारते हैं और कहते हैं कि आरोपी की मौत के साथ ही केस बंद। बिल्कुल, केस क्लोज्ड। हाँ, मतलब हमारी आम जिंदगी में भी धारणा यही बन गई है कि इंसान के दुनिया से जाने के साथ ही उसके सारे कानूनी और सांसारिक हिसाब किताब खत्म हो जाते हैं। हाँ खत्म हो जाते हैं। लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं है, खासकर अगर हम मेडिकल और कानूनी दुनिया की बात करें। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस फिल्मी नियम को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है और आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम इसी जटिल मुद्दे को डिकोड करने वाले हैं। मैं सोच रही थी कि ये कितना दिलचस्प है। ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। आज की हमारी चर्चा का केंद्र यही है, जिसे कानूनी भाषा में लेगेसी लायबिलिटी या विरासत में मिली देयता कहते हैं। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो अगर किसी डॉक्टर पर मेडिकल लापरवाही यानी मेडिकल नेग्लिजेंस का कोई मुकदमा चल रहा हो और उस कानूनी लड़ाई के बीच ही अगर उस डॉक्टर की मृत्यु हो जाए तो उस केस का क्या होगा? क्या वो केस उसी दिन खत्म मान लिया जाएगा या वो डॉक्टर के जाने के बाद भी एक साई की तरह उनके परिवार के पीछे चलता रहेगा? बिल्कुल, यही वो बड़ा सवाल था अदालत के सामने। हमारे पास आज जो स्रोत हैं, जिनमें कानूनी विश्लेषण, अदालती आदेश के अहम हिस्से और डॉक्टर जोगा राव और डॉक्टर गिरीश त्यागी जैसे दिग्गजों की टिप्पणियां शामिल हैं, वो इसकी कई परतें खोलते हैं। मेरा मानना है कि आज हमारा मिशन सिर्फ इन कानूनी पन्नों को बांचना नहीं है। हाँ, क्योंकि कानूनी भाषा तो बहुत नीरस हो सकती है। हमारा मकसद ये समझना है कि ये फैसला न केवल न्याय प्रणाली को, बल्कि मरीजों और खुद डॉक्टरों के परिवारों को असल जिंदगी में कैसे प्रभावित करता है। सही कहा। तो चूंकि अदालत ने ये तो साफ कर दिया कि मौत के बाद सारे मामले खत्म नहीं होते, तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि कौन से मामले खत्म होते हैं और कौन से जीवित रहते हैं। मतलब अदालत ने दावों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा होगा। यहीं पर फैसले की सबसे अहम बुनियाद रखी गई है। अदालत ने दावों को दो बहुत ही स्पष्ट हिस्सों में बांट दिया है। पहला हिस्सा है व्यक्तिगत दावों का। इन्हें नॉन पेक्यूनरी क्लेम्स कहा जाता है। नॉन पेक्यूनरी मतलब जिनका सीधा संबंध पैसों से नहीं है। बिल्कुल, ये ऐसे दावे हैं जो व्यक्ति के भावनाओं, उसकी दिमागी परेशानी, शारीरिक पीड़ा या उसकी प्रतिष्ठा को पहुंची ठेस से जुड़े होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जो गैर आर्थिक दावे हैं, ये पूरी तरह से डॉक्टर के जीवन से जुड़े होते हैं। तो जैसे ही डॉक्टर की मृत्यु होती है, ये दावे कानूनी भाषा में अबेट हो जाते हैं, मतलब वहीं के वहीं समाप्त हो जाते हैं। अगर मैं इसे एक उपमा से समझाऊं तो इसे भावनाओं और बैंक बैलेंस के बीच के फर्क की तरह देखा जा सकता है। अच्छा, कैसे? मतलब मान लीजिए किसी इंसान ने आपको भावनात्मक ठेस पहुंचाई है, कोई ऐसा नुकसान किया है जिससे आपको सिर्फ दिमागी परेशानी हुई है, तो उस इंसान के दुनिया से जाने के साथ आपकी वो शिकायत भी चली जाती है। आखिर एक मृत व्यक्ति से तो आप माफी नहीं मंगवा सकते ना। बहुत सही उदाहरण है। तो ये तो हो गया पहला हिस्सा जो खत्म हो जाता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जो है वित्तीय दावों का, यानी पेक्यूनियरी क्लेम्स, जो विशुद्ध रूप से पैसे का मामला है। हाँ, मान लीजिए मेडिकल लापरवाही के कारण किसी मरीज को 3 महीने तक आईसीयू में रहना पड़ा, या किसी गलत सर्जरी की वजह से मरीज की नौकरी छूट गई और उसे भविष्य में होने वाली कमाई का भी भारी नुकसान हुआ। बिल्कुल, ये सब ऐसे नुकसान हैं जिन्हें रुपयों में गिना जा सकता है। अदालत का स्पष्ट कहना है कि ये वित्तीय दावे डॉक्टर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहते हैं। मृतक डॉक्टर की जो संपत्ति है, जिसे एस्टेट कहते हैं, उसके खिलाफ ये मुकदमा जारी रखा जा सकता है। मतलब कानून भावनाओं और गणित के बीच एक बड़ी साफ लकीर खींच रहा है। जो भावनाएं थीं वो तो आरोपी के साथ दफन हो गईं, लेकिन अगर अस्पताल के बिल के रूप में मरीज का 10 लाख रुपए का खर्च आया है तो वो एक विशुद्ध गणित है। हाँ, एक हिसाब है। वो एक कर्ज की तरह है जिसे हर हाल में चुकता होना है, चाहे आरोपी जीवित रहे या ना रहे। इसे समझने का ये सबसे सटीक तरीका है। लेकिन ये लकीर खींचना अदालतों के लिए इतना सीधा नहीं था। कानून कभी भी हवा में काम नहीं करता। उसे इतिहास और आधुनिक संहिताओं के बीच सामंजस्य बिठाना पड़ता है। और इस मामले में अदालतों के सामने इतिहास की एक बहुत बड़ी बाधा थी। ऐतिहासिक बाधा। मुझे याद आ रहा है हमारे स्रोतों में एक पुरानी लैटिन कहावत का बार बार जिक्र किया गया है, लेकिन मैं सोच रही थी कि आधुनिक न्याय व्यवस्था में इस लैटिन कहावत को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही थी।
क्योंकि भारत की कानूनी प्रणाली काफी हद तक ब्रिटिश कॉमन लॉ पर आधारित है और ये जो लैटिन कहावत है एक्टियो पर्सोनालिस मोरिटर कम पर्सोना, ये उसी की नींव है। बाप रे, ये तो बोलने में ही इतना भारी लगता है। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा अर्थ है कि व्यक्तिगत कार्रवाई का अधिकार व्यक्ति के साथ ही मर जाता है। सदियों से न्याय व्यवस्थाएं इसी बुनियादी नियम को मानती आ रही थीं। तो यहाँ तो सीधा टकराव है ना। एक तरफ वो पुरानी कहावत कह रही है कि आरोपी गया तो केस खत्म, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पैसे का मुकदमा चलता रहेगा। क्या अदालत ने बस अपनी मर्जी से पुरानी कहावत को दरकिनार कर दिया? नहीं, न्यायपालिका ऐसे मनमाने फैसले नहीं लेती। इस विरोधाभास को सुलझाने के लिए अदालत ने भारतीय कानून के इतिहास को खंगाला। उन्होंने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम यानी इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 की धारा 306 को देखा। अच्छा, उसमें क्या लिखा है? ये धारा स्पष्ट कहती है कि मानहानि, हमले या मृत्यु का कारण न बनने वाली चोटों को छोड़कर मुकदमा चलाने के अधिकार जीवित रहते हैं। और सिर्फ यही नहीं, अदालत ने 1855 के लीगल रिप्रेजेंटेटिव सूट्स एक्ट का भी हवाला दिया। मतलब हमारे देश में 1855 से ही वित्तीय नुकसान के मामलों में अपवाद रहे हैं। कानून ने कभी भी उस लैटिन कहावत को आंख मूंद कर लागू नहीं किया। बिल्कुल, अदालत ने यही स्थापित किया कि ये नियम उन्होंने नया नहीं गढ़ा है, ये हमेशा से हमारे कानूनी ढांचे का हिस्सा था। चलिए, ये तो साबित हो गया कि कानूनी रूप से मुकदमा जारी रह सकता है, लेकिन प्रक्रिया कैसे काम करेगी? अदालत में कटघरे के उस पार कौन खड़ा होगा अब? इसके लिए सीपीसी यानी सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 4 का रास्ता अपनाया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में भी ऐसे प्रावधान हैं। इसके तहत मृतक के कानूनी वारिसों को रिकॉर्ड पर लाया जाता है। लेकिन इसमें कोई टाइम लिमिट भी तो होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मरीज 10 साल बाद अदालत पहुंच जाए और कहे कि मुझे मुकदमा करना है। हाँ, एक टाइमर होता है। शिकायतकर्ता को एक तय समय के भीतर अदालत में अर्जी देनी होती है कि प्रतिवादी की मृत्यु हो गई है, इसलिए वारिसों को पक्षकार बनाया जाए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो मुकदमा समाप्त यानी अबेट हो जाता है। ये बहुत ही दिलचस्प है। लेकिन अब हम इस पूरी कहानी के सबसे संवेदनशील हिस्से पर आते हैं, मृतक डॉक्टर के परिवार पर। क्या इसका मतलब यह है कि बच्चे अपने माता पिता की गलतियों की कीमत अपनी जेब से चुकाएंगे? यहीं पर सीमित देयता यानी लिमिटेड लाइबिलिटी का सिद्धांत आता है। वारिसों को मुकदमे में बुलाया तो जाता है, लेकिन वे व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होते। तो उस दूसरी तिजोरी को खरोच भी नहीं आ सकती। बिल्कुल सटीक उपमा है ये। वारिसों की निजी संपत्ति पूरी तरह सुरक्षित रहती है। अगर अदालत 50 लाख का जुर्माना लगाती है और मृतक ने केवल 20 लाख छोड़े हैं, तो बाकी के 30 लाख वारिसों को अपनी जेब से नहीं देने पड़ेंगे। जिम्मेदारी सिर्फ विरासत में मिली संपत्ति तक सीमित है। कागजी तौर पर तो ये बहुत साफ और न्यायपूर्ण लगता है। कागजी तौर पर हाँ, लेकिन असल जिंदगी में यहीं पर स्रोतों में दी गई प्रोफेसर डॉक्टर SV जोगाराव की टिप्पणियां अहम हो जाती हैं। उन्होंने इस नियम की व्यवहारिक कठिनाइयों पर रोशनी डाली है। हाँ, क्योंकि एक परिवार जिसने अभी अभी अपने पिता को खोया है, अचानक उन्हें अदालत से समन मिल जाता है, उन्हें वकीलों की फीस देनी है, एक ऐसे मुकदमे का बचाव करना है जिसके उन्हें शायद कोई तकनीकी जानकारी ही ना हो। और सिर्फ वारिसों की क्यों, मरीज के परिवार की दुविधा भी सोचिए। उन्हें अब जासूस बनना पड़ेगा। जासूस, हाँ, उन्हें यह साबित करना पड़ेगा कि मृतक डॉक्टर के नाम पे कौन कौन सी संपत्तियां थीं। अगर कई वारिस हैं तो जिम्मेदारी कैसे बटेगी? क्या संपत्ति किसी ट्रस्ट में थी? ये दोनों पक्षों के लिए एक अंतहीन भूल-भुलैया है। इसे ही तो विरासत की दुविधा कह सकते हैं। एक तरफ वो परिवार है जिसे उस काम का बचाव करना है जो उन्होंने किया ही नहीं, और दूसरी तरफ वो परिवार है जो मुआवजे के लिए संपत्ति के जाल में उलझ गया है। सही बात है, लेकिन इसका एक और बहुत बड़ा असर है जो शायद सीधा दिखाई नहीं देता। वो क्या? इसका असर आज काम कर रहे डॉक्टरों की मानसिकता पर। अगर हम इसे उपभोक्ता बनाम डॉक्टर के नजरिए से देखें, मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनकर सोच रही थी। मरीजों के नजरिए से तो ये अच्छी बात है ना। अगर डॉक्टरों में ये डर रहेगा कि उनकी लापरवाही का बोझ उनके बच्चों पर पड़ सकता है, तो क्या वे ज्यादा सतर्क नहीं रहेंगे? एक उपभोक्ता अधिकार कार्यकर्ता तो यही तर्क देगा, लेकिन डॉक्टर गिरीश त्यागी ने एक बहुत ही गंभीर चेतावनी दी है, डिफेंसिव मेडिसिन। अच्छा, डिफेंसिव मेडिसिन मतलब डॉक्टर इलाज करने से ज्यादा खुद को बचाने पर ध्यान देने लगेंगे? बिल्कुल। कल्पना कीजिए कि एक मरीज बहुत गंभीर हालत में अस्पताल आता है, हाई रिस्क केस है, बचने की उम्मीद कम है। तो डॉक्टर सोचेगा कि अगर कुछ गलत हो गया तो मुझ पर मुकदमा होगा,
और अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार को अदालतों के धक्के खाने पड़ेंगे। हाँ, इस डर से वो उस गंभीर मरीज का इलाज करने से ही कतराने लगेगा। या तो भर्ती नहीं करेगा या 10 अलग-अलग महंगे और गैर जरूरी टेस्ट लिख देगा ताकि कल को खुद को सुरक्षित साबित कर सके। बाप रे, इसका तो सीधा असर मेडिकल खर्च बढ़ने और स्वास्थ्य व्यवस्था के चरमराने के रूप में सामने आएगा। डॉक्टर जोखिम लेने से ही डरने लगेंगे। यही लीगेसी लिटिगेशन का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। अदालत ने वित्तीय नुकसान की भरपाई तो सुनिश्चित कर दी है, लेकिन डॉक्टरों पर एक भारी मनोवैज्ञानिक बोझ डाल दिया है। निष्कर्ष यही निकलता है कि भारत में अब मेडिकल लापरवाही से हुआ वित्तीय नुकसान एक व्यक्तिगत शिकायत नहीं, बल्कि डॉक्टर की संपत्ति के खिलाफ एक कर्ज या दायित्व है। ये सच में संतुलन बनाने का एक बेहद जटिल और नाजुक प्रयास है। हाँ। मरीज के अधिकारों और डॉक्टर के परिवार की सुरक्षा के बीच का एक पुल है। बिल्कुल, और इसके परिणाम आने वाले कई सालों तक महसूस किए जाएंगे। तो आज की इस गहन चर्चा को विराम देने से पहले इस पूरे विश्लेषण से मेरे दिमाग में एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न आ रहा है। बताइए। जब किसी पेशेवर की, विशेषकर डॉक्टर की, वित्तीय देयता उनके जीवन काल से भी लंबी हो गई है, तो भविष्य में मेडिकल इंश्योरेंस या डॉक्टरों के वित्तीय नियोजन का तरीका किस हद तक बदल जाएगा? बहुत अहम सवाल है। क्या हम जल्द ही आफ्टर डेथ मैल प्रैक्टिस इंश्योरेंस जैसी कोई नई चीज देखने वाले हैं? क्या वसीयत बनाते समय डॉक्टरों को ये सोचना पड़ेगा कि बच्चों को संपत्ति के साथ कितने मुकदमों का जोखिम मिल रहा है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। ये एक ऐसा सवाल है जो कानूनी और चिकित्सा जगत दोनों को लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करेगा। बिल्कुल। तो आज के लिए बस इतना।